नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आप हमारी वीडियो यूपी के किस जनपद से देख रहे हो। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कितनी और कैसी चल रही। इससे पहले मैं हिंदी के 259 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 260। तो पहला प्रश्न है, आपके सामने के निम्न में कौन सा अरबी भाषा का शब्द है। तो कौन सा है अरबी भाषा का शब्द, ये आपको बताना है। तो इनमें से अरबी भाषा का शब्द है गिरफ्तार। कौन? गिरफ्तार, ये एक अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। तो किससे विकसित हुई है? पूर्वी हिंदी, ये आपको बताना है। तो पूर्वी हिंदी विकसित हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके दिया निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 3 से लेकर के 5 तक के लिए। प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है और जिसका संधि विच्छेद 4 विकल्प से किया गया। इनमें से केवल एक ही विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन करो। तो आपको बताना है सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो पावन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा पावन का सही संधि विच्छेद? तो पावन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पौ प्लस अन। कौन सा? पौ प्लस अन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है परंतु। तो परंतु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो परंतु का संधि विच्छेद हो जाएगा परम प्लस तू। कौन? परम प्लस तू, ये परंतु का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निरंतर। तो निरंतर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निरंतर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा निहि प्लस अंतर। क्या? निहि प्लस अंतर, ये निरंतर का संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रंग शब्द से क्रिया बनती है। तो कौन सी क्रिया बनती है रंग शब्द से, ये आपको बताना है। तो रंग शब्द से क्रिया बनती है रंगना। क्या? रंगना बनती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी की चिन्हित कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से किसकी वर्तनी है जो अशुद्ध लिखी गई है, जबकि 3 जो शब्द हैं वो वर्तनियाँ शुद्ध लिखी गई। तो व्यय सही लिखा है, प्रश्न सही लिखा है, उत्थान ये भी सही लिखा है, जबकि प्रतिज्ञा ये गलत लिखा गया। ताप है जो मात्रा चढ़ेगी बड़ा ई की नहीं छोटी ई की मात्रा चढ़ेगी। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? प्रतिज्ञा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे 8वां प्रश्न है आपके सामने कि नीचे दिए गए वाक्य में कारक बताइए। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। तो इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कारक है संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने के नीचे दिए गए वाक्यों में कारक बताइए। मैं काम से जा रहा हूँ। तो इनमें कौन सा कारक है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है? तो मैं काम से जा रहा हूँ, इसमें कारक है कर्ता ने कर्म को करण से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने के नीचे दिए वाक्य में कारक बताइए। आपसे टेलीफोन पर मिलूँगा। तो इनमें कौन सा कारक है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कारक है क्वेश्चन नंबर 10वां में? तो आपसे टेलीफोन पे मिलूँगा, इसमें कारक है करण कारक। कौन सा? करण कारक है। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बे उपसर्ग का प्रयोग कहाँ अनुचित है, यानी कहाँ पर बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कौन से में नहीं हुआ है, तो बे उपसर्ग का प्रयोग बेफिजूल में नहीं हुआ। जिसमें बेफिजूल में बे उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो कौन सा वो शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है, तो ये है सुखी। कौन, सुखी, ये उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा शब्द होता है सदैव एक वचन में प्रयोग, ये आपको बताना है। तो सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द आग। कौन, आग है, ये सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो कौन सा जो शब्द है वो पुल्लिंग नहीं है। तो जो गाय, कौन सा, गाय, ये पुल्लिंग नहीं है, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो इनमें से कौन है जो हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो मराठी। कौन, मराठी, ये हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहचर का समानार्थक शब्द है, तो कौन सा है सहचर का समानार्थक शब्द, ये आपको बताना है। तो सहचर, सहचर इसका समानार्थक शब्द है सखा। कौन, सखा है सहचर का समानार्थक शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेभावरी का समानार्थक शब्द है, तो कौन सा है बेभावरी का समानार्थक शब्द। तो इसका समानार्थक शब्द है निशा। कौन, निशा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम का विलोम है, तो कौन सा हो जाएगा कृत्रिम शब्द का विलोम। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा प्राकृत। कौन सा, प्राकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अनुकूल शब्द का विलोम शब्द है, तो कौन सा है अनुकूल का विलोम शब्द। तो अनुकूल का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिकूल। कौन सा, प्रतिकूल हो जाएगा अनुकूल का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस विकल्प में कृत और कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है। तो चलिए बताते हैं कृतज्ञ और कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ भेद। तो जो आगे वाला कृतज्ञ है इसका अर्थ होता है उपकार मानने वाला, इसका अर्थ होता है उपकार मानने वाला, जबकि इस कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार न मानने वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 से आपके सामने पतंग के अर्थ हैं। तो पतंग के अर्थ कौन कौन से हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो कौन कौन से अर्थ हो जाएंगे, तो पतंग शब्द के अर्थ होते हैं सूर्य, पक्षी, सलब, टिंडी, चिनगारी, धागे से बांधकर उड़ाया जाने वाला कागज का खिलौना, यानी सभी हैं ये पतंग के अर्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दानवीर में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है दानवीर में, तो दानवीर में समास है तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास है दान में वीर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्योदय हुआ और चिड़ियाँ चहचहाने लगीं, यह किस तरह का वाक्य है। तो ये किस तरह का वाक्य है, सूर्योदय हुआ और चिड़ियाँ चहचहाने लगीं। तो ये है एक संयुक्त वाक्य। कौन सा, ये एक संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है। तो यह किस प्रकार का वाक्य भेद है सदा सच बोलना चाहिए। तो ये है एक इच्छावाचक बोधक, कैसा, ये इच्छावाचक वाक्य है सदा सच बोलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, वाक्य के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो इसका कौन सा वाक्य हो जाएगा, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। तो ये है एक कैसा है, तो ये है एक इच्छावाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 एवं 30 के लिए दिए गए हैं।
वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं है कि उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं और बताते हैं कि कौन से वाक्य में है जो त्रुटि है। हम मंदिर के अंदर गए तो वहाँ बहुत भीड़ थी, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें किसमें त्रुटि नहीं है? तो हम मंदिर के अंदर, ये गए नहीं हो, यहाँ होना चाहिए थी हम मंदिर के अंदर पहुँचे तो वहाँ बहुत भीड़ थी। तो किसमें त्रुटि हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नए कवियों ने परंपरा से हटकर कविता को नए धरातल पर सम्मानित किया है, कोई त्रुटि नहीं है। तो किसमें त्रुटि नहीं है ये आपको बताना है। तो ये त्रुटि है ऑप्शन नंबर सी में। किसमें त्रुटि है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो व्याकरण जानता हो डॉट डॉट एक शब्द क्रम से सही विकल्प चुनिए। तो जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा व्याकरण। कौन सा? व्याकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि जो पृथ्वी से संबद्ध है। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा पार्थिव। कौन सा हो जाएगा? पार्थिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कृतवाच का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इनमें से किस में कृतवाच का प्रयोग नहीं हुआ है ये आपको बताना है। तो अखबार पढ़े जाते हैं, क्या अखबार पढ़े जाते, इसमें कृतवाच का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान डॉट डॉट में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? रेगिस्तान पूर्ति। ये आपको बताना है कि वर्तमान व्यवस्था में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो कौन सा अर्थ हो जाएगा? घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ। तो इसका अर्थ हो जाएगा अधीनता स्वीकार करना। क्या? अधीनता स्वीकार करना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ढिंढोरा पीटना मुहावरा का अर्थ है। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? ढिंढोरा पीटना। तो इसका अर्थ हो जाएगा बातों को प्रचारित करना। क्या? बातों को प्रचारित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई उपयुक्त पंक्ति में रस है। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है ये आपको बताना है। तो इस पंक्ति में रस है श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चरण कमल बंदो हरि राई में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरि राई। तो इस शब्द में अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो कौन से छंद में 6 चरण होते हैं? तो छप्पाई में होते हैं 6 चरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट का कि निम्न में सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा है सममात्रिक छंद का उदाहरण? तो ये है चौपाई। चौपाई है सममात्रिक छंद का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपने हमारे 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।